नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। भैया जी कहिन में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के इस सिलसिले को शुरू करेंगे बगैर वक्त गवाए, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही और वो ये बात कही कि रिपोर्टिंग करें तो जिम्मेदारी के साथ, यानी हम पत्रकारों के लिए वो बात है, रिपोर्टिंग करें तो जिम्मेदारी के साथ करें, फैक्ट्स और फिगर्स को चेक करें, क्रॉस चेक करें, फिर बताएं कोरोना वायरस से संबंधित। ये बात कोई नई नहीं है, ये बात कई बार बताई गई है और हम सारे पत्रकार इसको भली भांत जानते हैं कि जब ये बात कही जाती है और ऐसे समय में जब कभी कोई हिंसा हो, जातीय हिंसा हो, उसमें तमाम सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को देख के, समझ के, जान और उनको समझ बूझ कर ही आगे बढ़ाया जाता है। फिर आज क्यों मैं ये कह रहा हूं, आज बात करूंगा ना, इस पर जरूर करेंगे, लेकिन मैं बगैर वक्त गवाए सीधे चलना चाहता हूं नीतीश भारद्वाज जी के पास। हाँ जी, और नीतीश भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं। जाना पहचाना नाम है, कृष्ण भगवान की भूमिका में रहे हैं और हमारे साथ इंटरनल मेडिसिन की डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी हैं। दोनों लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच भैया जी कहीं से जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं बातचीत का सिलसिला नीतीश भारद्वाज जी से शुरू करना चाहूंगा। नीतीश जी, वक्त बड़ा संकट का है और संकट के समय में कहते हैं कि प्रभु के अलावा कोई चीज स्मरण में नहीं आता। चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, कहीं भी हो, आपको सबसे पहले अगर कोई चीज याद आता है तो वो ईश्वर याद आते हैं। और भगवान गीता में भी कहते हैं कि देखो भाई, तुम कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, क्योंकि कर्म और फल के बीच में मैं हूं और मैं ही तय करूंगा कि तुम्हारा क्या हिसाब होना है। तो आज आप मौजूद हैं उस भूमिका में, आपने एक जो चरित्र दिया तो वो तो अमर हो ही गया। और हमारे यहाँ कहा गया है कि जो अभिनेता होता है, जिस चरित्र में जाता है, वो स्वयं वो ही होता है। उस स्वरूप में लोगों ने आपको देखा और बात सुनते हैं। आज इस संकट की घड़ी में प्रभु मार्गदर्शन करें। तो आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न यही है कि मार्गदर्शन करें, संकट की घड़ी हर तरफ ये कह रहे हैं कि हमारे साथ। मेरा प्रश्न तो यह है कि जब आज एकजुट होकर लड़ाई लड़नी चाहिए और एकजुट होकर लड़ाई लड़ी जाए, इस समय में तमाम सारे स्वर अलग अलग दिखते हैं, धर्म को लेकर तमाम सारे स्वर उठते हैं, इनको अगर तोड़ा जाए तो ये लड़ाई बहुत अच्छी तरह से लड़ी जा सकती। प्रश्न प्रभु यही है मेरा आज। बस मैं ये कहूंगा, आपने जो अभी कहा कि संकट की घड़ी में भगवान याद आते हैं, तो भगवान तो हम में से प्रत्येक में विराजमान है। क्या बात है, वाह। इसीलिए 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 हम एक दूसरे को अपने हिंदू संस्कारों में नमस्ते कहते हैं, मतलब नमहते। आपके भीतर जो भगवान है उसको मैं नमन करता हूँ। जय तो हो। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी घड़ी में हम में से प्रत्येक को, फिर वो किसी भी मजहब का हो, मैं आज विशेष करके मैं मजहब शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, धर्म नहीं कह रहा हूं, क्योंकि धर्म की परिभाषा बहुत व्यापक है। जी तो प्रत्येक व्यक्ति जो मजहब का, हर मजहब का भारत में आज रहता है या पूरे विश्व में रहता है, उसके भीतर जो भगवान है उसको उसे जगाना है, जागृत करना है और उससे मार्गदर्शन लेना है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है या गलत है। हम्म, यही सबसे और बड़ा है। जो जो और आप जो कह रहे हैं कि इतने सारे धारा प्रवाह चल रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ से वहां, उनको ना देखते हुए केवल सरकार जो ऑफिशियल फिगर्स दे रही है उस पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे अभी मैंने देखा कि एक ही दिन में 386 मामले जो हैं वो एकदम से बढ़ गए हैं। गोरखपुर में 2 मौतें हुई हैं, मृत्यु लोग पाए हैं और कई सारे जो लोग इधर-उधर राजस्थान में, महाराष्ट्र में चले गए हैं जो बाहर विदेशों से आए थे। तो ये इस तरह से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमको नहीं करना है। और यदि इनमें से कुछ लोगों ने अपने भीतर के भगवान से पूछा होता कि क्या ये मैं जो करने जा रहा हूँ वो मानवता के लिए सही है या गलत है, तो उनका भगवान उनको कहता नहीं है ये सही, है ना? तो ये जिम्मेदारी से हम सबको काम करना है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल कहा कि जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसे संकट के घड़ी में, जब आपने कहा सबके ईश्वर उसके अंदर विराजमान है, ऐसे संकट में कोई धर्म, कोई रिलीजन ढूंढने लगे, ऐसे संकट में भी हर तरफ, तो दुख भी होता है। तो लगता है कि ये पता नहीं कैसा समय है, कैसा वक्त है जब सबको ये एकजुट खड़े होना आपातकाल की चाहिए। स्थिति है।
ये जी, आपातकाल की स्थिति है, इसमें केवल एक धर्म, एक रिलीजन, एक मजहब है मानवता का, जी, बस वाह! और कुछ नहीं है। और वही देखना चाहिए, वही बिल्कुल, देखना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आंखों पे अगर चश्मा चढ़ा लिया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा और इससे कैसे लड़ेंगे आप, कैसे ऐसे बड़े राक्षस से जो कोरोना जैसा है, जिसमें चारों देखिए तरफ संकट हो। देखिए मैं कृष्ण से जो सीखा हूँ और उनको उनकी उनकी सीख को आचरण में लाने का प्रयास करता हूँ, उसमें सबसे बड़ा धर्म कृष्ण ने यदि हमको दिया है धरोहर स्वरूप, तो वो है कर्म का धर्म। कर्म जी, ही धर्म है और कर्म एक ऐसा कॉस्मिक लॉ है, जो मानव निर्मित मज़हबों को नहीं देखता। जो मानव निर्मित सीमा रेखाओं को, रेषाओं को नहीं देखता, वो अपने राष्ट्रों को नहीं देखता। हम में से प्रत्येक उससे आहत हो जाता है। यदि हमने सही कर्म किया है, तो उसका फल सही मिलता है। गलत कर्म किया है, तो कर्म आएगा, एक दिन आपके दरवाजे पर दस्तक देगा और आपके हिस्से का जो आपको उसको जो न्याय करना होगा, वो करेगा, सही गलत न्याय। और कर्म का न्याय हमेशा सही ही होता है। इसलिए आज जहां मानवता के लिए एक आपातकाल की स्थिति खड़ी हो गई है, अपने कर्म को देखें। हम जो करने जा रहे हैं, इससे क्या कोई आहत होगा, किसी की हानि होगी, किसी को नुकसान पहुंचेगा, तो वो बुरा कर्म है, ये नहीं करना चाहिए। वरना वो कर्म आएगा जो कॉस्मिक लॉ है और आपसे पूरा सूद समेत आपको वो चुकाना पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है। लग रहा है कि कृष्ण ही बोल रहे हैं। और ये तो कहा गया वाणी में देवता होता है, वाणी में देवता वाणी होता में है। सरस्वती होती है, हमारा जी, जी, मानना है। बिल्कुल मैंने जी, वही कहा बिल्कुल, कि वाणी बिल्कुल। में देवता होता है और जो बोल रहा है जी, वो वही है और उसको मानना चाहिए। हमारे यहाँ स्वीकार, बिल्कुल। शास्त्र में कहा भी गया है कि उसको आप स्वीकार करें। जो बोल रहा है सामने वो देवता ही है, देवता तुल्य है। भाई बहुत बहुत देखिए, शुक्रिया। इतना बहुत बहुत सिंपल सी बात है, किसी का बुरा करो तो नुकसान तो है ही है, अच्छा करो तो नुकसान तो नहीं है ना। किसने बिल्कुल लिखा सही है कह रहे हैं। नुकसान है? तो अच्छा ही करो भाई, आज मानवता खतरे में है, कुछ अच्छा काम कर दो। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी जुड़ी हुई हैं और इंटरनल मेडिसिन से हैं और जाना पहचाना नाम है, हमारे साथ जुड़ रही हैं। थैंक यू सो मच। और नीतीश जी जैसा बता रहे थे और संकट का घड़ी है और संकट के समय में निकलने का उपाय डॉक्टर्स के पास है, वो भी ईश्वर के तुल्य है और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इस दुनिया में हम लोगों ने ये माना भी, हमारे यहाँ तो इस संस्कृति जो है वह डॉक्टर को ईश्वर ही बोला है। तो डॉक्टर स्वाति, जी, 47,951 लगभग टेस्ट हैं, टेस्टिस के नंबर जो हैं टेस्ट के वो बढ़ते जा रहे हैं और 126 लैब हैं। तो हम ये माने कि जो 21 दिन है, ये जो 21 जी। दिन का लॉकडाउन है, वो उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी बढ़ाने की, और अगर लगता है आपको बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो ये टेस्ट जो है बढ़ाए गए हैं, तो कितना इसका फायदा मिलेगा और ये कितना हमारे लिए कारगर होगी, क्या नीति होगी आगे की, आपको लगता है एज अ डॉक्टर, एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या लगता देखिए प्रतीक जी, ना मैं इसको धर्म का जामा देना चाहूंगी और ना राजनीतिक जामा देना चाहूंगी। जैसे आपने कहा, मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टर के नजरिए से ही इस बात को करूंगी। ये समझना जरूरी है कि जो हमने लॉकडाउन करा वो हमने समय से करा। जब किसी मैच में उतरते हैं तो अपनी जो हमारे स्ट्रांग पॉइंट्स हैं उनको हम आगे रखते हैं और हमारे जो वीक पॉइंट्स हैं उनको हम पीछे रखते हैं। कोई भी मैच जब होता है तो आप मानेंगे ये बात कि हम लोग अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं कि हमारा स्ट्रांग पॉइंट कहाँ है और उसी से हम जीतने की कोशिश करते हैं। हमारा स्ट्रांग पॉइंट यही था कि हमने लॉकडाउन समय से शुरू करा, हमारे प्रशासन ने जो स्टेप्स लिए वो समय से लिए। लेकिन जब इस तरह की चीजें होती हैं, जैसे अभी ये किस्सा हुआ, क्योंकि कोरोना वायरस ना धर्म देखेगा, ना जाति देखेगा, ना लिंग देखेगा, ना उम्र देखेगा। ये एक ऐसा दुश्मन है जो इन सब चीजों में कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो हमारे लिए अगर हम इस तरह की लापरवाहियां करेंगे, देखिए आज भी गवर्नमेंट ने बोला है कि 180 केस, जो आप 386 केस बता रहे हैं, इसमें से 180 केस केवल निजामुद्दीन मस्जिद के वहीं से ही आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा लॉकडाउन बहुत ठीक चल रहा था, उससे हमारा कंट्रोल भी जबरदस्त था। लेकिन अगर इस तरह के किस्से बीच बीच में होंगे, इस तरह के स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, इस तरह की सेल हमारे लॉकडाउन में लगेगी, तो आने वाले समय में कितने और केसेस उभर कर आएंगे, ये आज किसी के लिए भी बता पाना मुश्किल होगा। क्योंकि अब आपको इतने सारे लोगों की ट्रेसिंग करनी है। 22 राज्यों में
यहाँ से लोग गए हैं। और आप सोचिए कि 22 राज्यों में वो उन लोगों को ढूंढना जिनके संपर्क में ये आए हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको कि अचीव कर पाना आसान नहीं होगा। जहां तक टेस्टिंग की बात है, हमारे यहाँ टेस्टिंग इंक्रीज हो चुकी है प्रतीक जी। काफी ज्यादा ऐसे लोगों को ढूंढा जा रहा है जो ट्रैवल करके आए थे, जिसके भी संपर्क में आए थे, क्योंकि लॉकडाउन हमेशा के लिए एक हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। इस लॉकडाउन से हमें बाहर निकलना ही होगा और इससे बाहर निकलने के लिए यही एक तरीका है कि हम उन लोगों को ढूंढें जिनको इन्फेक्शन है, उनके संपर्क में जो लोग आए हैं उन्हें ढूंढें, उन्हें क्वारंटीन में डालें, आइसोलेट करें उनको कुछ समय के लिए, ताकि उनसे इन्फेक्शन दूसरों में ना आए। अब लोगों का यहाँ पर उत्तरदायित्व बनता है कि जो भी लोग इनके संपर्क में आए हैं या जो ट्रैवल करके आए, केवल इसी किस्से से रिलेटेड नहीं, जो ट्रैवल करके आए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लापरवाह है, अभी भी अपने साइन सिम्टम्स आने पर सामने नहीं आ रहे हैं, बता नहीं रहे गवर्नमेंट को कि हमें लक्षण हो रहे हैं, छुपा रहे हैं। अगर ये सब हम करेंगे तो एक बहुत बड़ी बात समझना यहाँ जरूरी है कि आप अपने ही डॉक्टर्स और नर्सेज जो इस वक्त आपके फ्रंट लाइन वर्क लड़ाई कर रहे हैं, योद्धा है जो आपके, आप उनको कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि अब डॉक्टर्स और नर्सेज में भी केस सामने आने शुरू हो गए हैं। और अगर बहुत ज्यादा केसेस भारत में एकदम से आएंगे तो हमारे पास ना इतनी ज्यादा नर्सेज हैं, ना हमारे पास इतने ज्यादा डॉक्टर हैं, और ना हमारे पास इतने ज्यादा बेड्स और हॉस्पिटल्स या वेंटिलेटर्स हैं। तो वो हमारा एक कमजोर पॉइंट है, और कमजोर पॉइंट को जीतने के लिए हमें अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को स्ट्रॉन्ग और करना होगा। यानी कि हमें लॉकडाउन का और अच्छे से पालन करना होगा, लोगों को सामने आना होगा कि जहां भी ऐसे केसेस हैं जो कांटेक्ट में आए वो सामने आए। डॉक्टर स्वाति, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाए जाएंगे या बढ़ाए जा रहे हैं तो लॉकडाउन हो सकता है कि एक सर्टेन छोटे छोटे पीरियड्स के लिए हो और बाकी चीजें हम खुला रखें, ऐसा हो सकता है? और दूसरा सवाल बहुत जल्दी से जानना चाहूंगा कि क्या कम्युनिटी स्प्रेड वाली चीजें अभी हम नकार सकते हैं कि ऐसा नहीं है? गवर्नमेंट भी यही कह रही है। नहीं प्रतीक जी, गवर्नमेंट ने भी बोला है कि लिमिटेड कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है, और अभी जो ये केस हुआ है इसके अभी आकलन सामने आना अभी रहता है, क्योंकि देखिए अभी 180 केस सामने आए, लेकिन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में कितने आते हैं ये अभी मेरे को लगता है थोड़ा जल्दी होगा कहना। लेकिन हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन, लिमिटेड कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्टेज में ऑलरेडी हैं। जहां तक आपने बात की है, यही स्ट्रैटेजी थी गवर्नमेंट की भी कि लॉकडाउन करें, और इस लॉकडाउन के समय में जहां ह्यूमन टू ह्यूमन चेन टूटेगी वहीं हमें समय मिलेगा अपने हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में, और टेस्टिंग बढ़ा करके उन लोगों का पता लगाने के लिए कि कहाँ कहाँ हॉटबेड्स है, कहाँ पर ऐसी जगह है जहाँ बहुत ज्यादा केसेस, और जैसे आपने आज सुना इंदौर एक हॉटबेड बन गया, तो हम उन एरियाज को लॉकडाउन कर पाएंगे जहाँ हॉटबेड्स हैं और बाकी एरियाज को खोल पाएंगे। ये स्ट्रैटेजी लेकिन तभी सक्सेसफुल होगी जब लोग बढ़ चढ़ के लॉकडाउन को सपोर्ट करें और इस तरह के केसेस सामने नहीं आए जहाँ लोग सुपर स्प्रेडर्स बन रहे हैं और एक ही व्यक्ति से हजारों लाखों लोगों में इन्फेक्शन जा रहा है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी शायद यही थी कि लॉकडाउन के समय को यूटिलाइज करके बाद में लॉकडाउन खोला जाए और धीरे धीरे। डॉक्टर स्वाति, हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये चूक हो गई, थोड़ा सा चूक से ज्यादा ये थोड़ा सा अपराध की श्रेणी में हो गया, और ये जो लीक हुआ वो उसने हमको ऐसी जगह पे लाके खड़ा कह दिया जहां हम कह सकते हैं कि पार्शियल कम्युनिटी स्प्रेड जैसा वर्ड डॉक्टर इस्तेमाल अब कर रहा है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी, आपने तो बहुत सिंपल टर्म यूज करा और बड़े उसको साधारण शब्दों में प्रतीक जी कहने की कोशिश करी कि ये थोड़ा चूक है। मेरे ख्याल से थोड़ा नहीं, काफी बड़ा चूक हो गया, बहुत बड़ा चूक है, और मुझे नहीं पता कि आने वाले समय में हम इसका कितना खामियाजा भुगतेंगे और कितना इसकी वजह से नुकसान होगा। देखिए, अगर हम इटली और अमेरिका को देखें तो आज उनके हॉस्पिटल से ज्यादा भीड़ उनके शमशान घाट पर है, और ये उन देशों की बात कर रही हूँ मैं जो सक्षम है, जिनके पास हेल्थ सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं, और हम नहीं चाहते कि भारत में आपका ये वर्ड, डॉक्टर स्वाति, आपका ये वर्ड कि जहां पे अस्पताल में भीड़ से ज्यादा भीड़ है वहां के क्रिमेशन ग्राउंड्स पे, मैं इस वर्ड को आज लेता हूं, और बगैर कोई लाग लपेट के मैं सीधा ये शब्द जो है, तस्लीम अहमद रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एसडीपीआई के, कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ मौजूद हैं, जेवीएल नरसिंह राव हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं, एमआरएम के प्रवक्ता जलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नीतीश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर माहेश्वरी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। तस्लीम अहमद रहमानी साहब, अगर मैं ठीक कहूं तो मैं पिछले लगभग 15 सालों से आपको जानता हूं, अगर मैं बिल्कुल ठीक कहूं तो 14-15 सालों से हमारा आपसे आपकी जान पहचान, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये शब्द जो है डॉक्टर स्वाति का, ये मुझे थर्रा देने के लिए, मेरे तमाम सारे वो जो दर्शक हैं उनको थर्रा देने के लिए बहुत काफी है कि ये चूक तो आपने बहुत आसानी से कह दिया
ये कितनी महंगी पड़ेगी आपको, ये कितनी महंगी पड़ेगी, इसका अंदाजा अभी आपको लगाना बाकी है। तस्लीम अहमद रहमानी साहब। साहब आप प्रतीक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं खुद इससे मुझे भी जो जब से मालूम हुआ है, मुझे तो बहुत पहले से मालूम है, हम लोग कोशिश भी कर रहे थे कि सब ना हो, लेकिन ये हो गया, ये बदकिस्मती है, हमें इसको मैनेज करना है किसी भी सूरत में। और मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि यकीनी तौर पर अगर हमने ज़रा सा भी सेलेक्टिव होने की कोशिश की, कम्युनल होने की कोशिश की, तो हम एज ए नेशन सुसाइड कर रहे होंगे। मैं इतना बड़ा शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूँ। इस शब्द को मुझे बोलने दीजिए जनाबे आली। तस्लीम अहमद साहब, इस शब्द को मुझे बोलने दीजिए। अगर मैं आ रहा हूं एमआरएम के प्रवक्ता के पास आ रहा हूं। अगर हम जरा सा भी कम्युनल होने की कोशिश करेंगे तो माफ करिएगा, ये लड़ाई हम हार चुके होंगे या हार ही चुके होंगे। मुझे बहुत दुख के साथ, अगर जरा सा भी कम्युनल हुए, हिंदू मुसलमान किया, तो हम ये हार चुके होंगे लड़ाई। डॉक्टर चाहे जितनी कोशिश करें, आज जो मायूसी चेहरे पे दिखी उनके डॉक्टर साहब के, ये इशारा इसी तरफ है कि ये लड़ाई हम हार चुके होंगे। एमआरएम के प्रवक्ता सैयद यासिर जिलानी साहब कुछ कहना चाहते हैं, मैं वहां रुक करूंगा। जिलानी साहब, हिंदू मुसलमान ना करिएगा बराए मेहरबानी, हिंदू मुसलमान कतई मत करिएगा। नहीं, आप प्लीज सुनिए। हिंदू मुसलमान पिछले 2 दिन से कौन कर रहा है? डॉक्टर साहब की जो कंसर्न है, डॉक्टर साहब का जो दर्द है, अभी आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान ने सुना। क्या आपको ये नहीं मालूम था कि 3 तारीख से जब प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि हम होली नहीं मनाएंगे, तो लोगों ने होली नहीं मनाया। दिल्ली के वजीर आला ने कहा कि 200 लोगों से ज्यादा कोई इकट्ठा ना हो, 13 मार्च की बात है। उसके बाद भी आपको अगर बात समझ में नहीं आती है, तो आखिर कटघरे में कौन खड़ा होगा? किसने गुनाह किया है? किसने जुर्म किया है? क्यों मौलाना साद को बचाने में सब लगे हुए हैं? क्यों मौलाना साद आज पब्लिक के सामने नहीं आ रहे? वो क्यों नहीं आके कह रहे हैं कि जो लोग वहां मौजूद थे और भारत के जिन जिन सूबों में गए हैं, वहां से निकलने के बाद वो सामने आए, अपने आप को क्वारंटाइन करें, आइसोलेट हों और समाज के दूसरे लोगों को संक्रमित तस्लीम अहमद रहमानी साहब जवाब दीजिए। तस्लीम अहमद रहमानी साहब जवाब दीजिए। मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाना चाहता हूं। मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाना चाहता हूं। आपको जिलानी साहब, त्रिवेदी जी, कि आप उनसे सवाल करें। सवाल करेंगे, बिल्कुल, ये भी मेरे अपने हैं, आप भी मेरे अपने हैं, कोई बाहर नहीं। लड़ाई हमको कहां? नहीं जिलानी साहब, जिलानी साहब, नहीं जिलानी साहब, ये लड़ाई हमको मिलकर लड़नी है। जिलानी साहब, ये लड़ाई मिलकर लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, मिलकर लड़ेंगे जीत जाएंगे, मिलकर लड़ेंगे जिलानी साहब, जीत जाएंगे। मेहनत पे पानी फेर दिया। सरकार ने जिस तरीके से मेहनत करी, उस पे पानी फेर दिया। जिलानी साहब, आप बहुत पढ़े लिखे हैं। जिलानी साहब, आप बहुत पढ़े लिखे हैं। ये वक्त इस तरह का नहीं है। रहमानी साहब, क्विक रहमानी साहब, बिल्कुल देखिए बहुत ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। देखिए, अरे भैया, गुस्सा हमें भी बहुत है जिलानी साहब, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमने जो लॉकडाउन की प्रक्रिया अख्तियार की है, प्रोफेशनली इनकरेक्ट है और उसमें बहुत सारे लेक्यूनाई हैं। हमने देखा है कि 20 किलोमीटर लोग ट्रैवल करके यूपी के और दिल्ली के बॉर्डर पे, हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पे 50,000 लोग पहुंच गए। हमने देखा है कि किस तरीके से मुख्तलिफ जगहों पर आज भी 400-400, 500 लोग बैठे हैं। ये सारे के सारे, अगर सारे के सारे लोग, ये सारे, इसलिए मैंने कहा कि मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। हमको रिस्पॉन्सिबिलिटीज इम्पार्शली फिक्स करनी पड़ेंगी, मौलाना के ऊपर भी फिक्स करनी पड़ेगी और लोगों साहब के पास आ रहा हूं। भारद्वाज साहब, नीतीश भारद्वाज साहब कुछ कहना चाहते हैं। नीतीश भारद्वाज साहब कुछ कहना चाहते हैं। नोएडा में नीतीश भारद्वाज साहब कुछ कहना चाहते हैं। रहमानी साहब, आ रहा हूं मैं आ रहा हूं। डिबेट करने की बजाय हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें। राइट रहमानी साहब, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही बात होगी आज। जी जी, मैं शुरुआत में जो रहमानी साहब ने कहा और जिलानी साहब ने कहा, मैं दोनों एक ही बात कह रहे हैं। दोनों जिम्मेदारी लेने की बात कर रहे हैं और किसने गलती की है उसको जिम्मेदार ठहराने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। दोनों अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आई बात रहमानी साहब की कि दहाड़ी मजदूर जो पेट में खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, रहने को जगह नहीं है, ऐसी स्थिति में जब वो मजबूर होके अपने गांव में जा रहा था, उस एक एग्जाम्पल को लेकर
जो कि एक डिसऑर्गेनाइज्ड अपने आप से उसने किया मजबूरी में, ठीक है। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि जो एक ऑर्गेनाइज तरीके से लोग आ रहे हैं उसको आप रोक नहीं सकते थे, उसको आप रोक सकते थे। और अगर एक गलती हो गई, मैनेजमेंट में कमी रह गई, तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि हम और 10 गलतियां कर लें और उस एक गलती की ओर अंगुली निर्देश कर दें? ये बात सही नहीं है। आप दोनों ने जो कहा वो सही कहा है, इसलिए आप गलत ट्रैक पर ना जाएं। रहमानी साहब इसके बाद मैं स्वाति महेश्वरी के पास आता हूं। मैं रहमानी साहब देखिए 10 इस किस्म के दसियों वाकयात हैं जो मैं यहाँ अभी कोट नहीं करना चाहता। दसियों वाकयात है, मैं वो कोट नहीं करना चाहता। इसलिए मैंने कहा कि सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके नोएडा के डीएम को हटा दिया एक दिन में। हमारे वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने, किसी ने उस पर एतराज तो नहीं किया। इस तरीके से यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं, इतनी सारी डिस्क्रिपेंसीज है दोनों में कि अगर मैं बताना शुरू करूँ बहुत हो जाएगा। आज कालाबाजारी क्यों हो रही है? पूरे के पूरे देश में कालाबाजारी हो रही है। कौन मजबूर कर रहा है? कौन लोग हैं जो कालाबाजारी कर रहे हैं? सब्जियों के दाम दुगने क्यों हो गए? फलों के दाम दुगने क्यों हो गए? राशन किस तरीके से बांटा जा रहा है? ये बात नहीं करेंगे। मूल रहमानी साहब भटक नहीं कहा। अब बात आ रही है, अब बात आ रही है लॉकडाउन पूरा काम हो रहा है, पूरा काम हो रहा है। नहीं लॉकडाउन कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ को नहीं पूछा है, बीजेपी के प्रवक्ता नरसिम्हा राव से नहीं पूछा है, दोनों से नहीं पूछा। मैं तीनों लोगों को बड़ा मेहरबानी रोकना चाहता हूं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, आप डॉक्टर हैं, आपने कहा था कि मैं धर्म से मेरा नहीं, मैं तो मेरा प्रोफेशन है, मेरा तो एक प्रोफेशनल ओथ लेते हैं। प्रोफेशनल ओथ सबके पास है, हम सब लोग एक लेते हैं, और वो ये है दिमाग में रहता है कि हमारे लिए सब बराबर हैं। और मैं आप ही के पास आना चाहता हूं। और अगर ये सवाल नहीं पूछा तो जो मैंने सुप्रीम कोर्ट की बात शुरुआत की थी उसके साथ वो नाइंसाफी होगी। भीड़ कहीं की भी हो, भीड़ कहीं की भी हो, भीड़ ही होती है, खतरा बराबर होता है। ये सही है या गलत है? डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए भीड़ ही है, और आज की तारीख में हमें समझना जरूरी है कि अगर हम भीड़ लगा रहे हैं तो हम गुनाह कर रहे हैं, तो चाहे सड़क की भीड़ हो, चाहे सड़क की भीड़ हो, चाहे कहीं, जी बिल्कुल हम गुनाह कर रहे हैं। और जैसे अभी नीतीश जी ने कहा, मैं उनकी बात से पूरा इत्तेफाक रखती हूँ। उन्होंने पलायन और मरकज के बीच के अंतर को बहुत ही सरल शब्दों में समझाया। और अगर हम ये कह रहे हैं आज की पलायन गलत हुआ, तो क्या हम और भी गलतियां करेंगे? उसको हम सुधारने की बजाय क्या हम और गलतियां करेंगे? क्या आज हर भारतवासी एक कसम नहीं खा सकता कि हम अपने भारत माता का मस्तक झुकने नहीं देंगे? हम उसकी सुरक्षा के लिए हर वो कदम उठाएंगे जो जरूरी है। हम अपने देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखेंगे, सबसे आगे रखेंगे, और हम बाद में हैं। क्या आज हम इतनी सी बात समझ नहीं पा रहे हैं? जब हम जेवीएल नरसिम्हा राव साहब मौजूद है हमारे साथ। बगैर वक्त गवाए मैं सीधे उनके पास जाना चाहता हूं। क्या शब्दों से बचा जा सकता था? यह कहना जरूरी था कि तालिबानी जुर्म है, ये तालिबानी जमात का, तबलीगी जमात का ये तालिबानी जुर्म है, शब्द से बचा जा सकता था या कहना यह जरूरी था इस वक्त? प्रतीक जी, मुझे किसने ये शब्द का प्रयोग किया या वो मेरे लिए मान्य भी नहीं रखता है। आज का समय देश संकट में है, और इस संकट की स्थिति में जिन लोगों के जिन के लापरवाही के कारण आज देश संकट में है, देश के कई नागरिक आज कोविड-19 पॉजिटिव होने के खतरे में हैं, उनको सही सलामत रखना, उनके लिए उनका टेस्टिंग करना, उनको क्वारंटाइन करना, उनको अस्पताल में इलाज कराना, और जो भी अपराधी हो उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई होता रहेगा। लेकिन हमारे लिए प्राथमिकता ये है उन सबको पहले सुरक्षित रखना, और जो लोग इस तरह के प्रोग्राम में आकर गए हैं उन सबको खुद अपने आप आकर के क्वारंटाइन में जाने के लिए या टेस्टिंग कराने के लिए सामने आना पड़ेगा। लेकिन दुख की बात है कई जगह ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ आज ही बिहार में किसी जिले में मस्जिद में कुछ लोग हैं जो दिल्ली में निजामुद्दीन में इसमें शरीक होकर गए थे, उनको क्वारंटाइन में भेजने के लिए पुलिस वहां गई तो उनके ऊपर फायरिंग किया गया, और कुछ जगहों पर लोग पुलिस के ऊपर। गौरव वल्लभ बहुत जल्दी से जवाब दे दें। गौरव वल्लभ जल्दी से जवाब दे दें, मैं ब्रेक पे जाना चाहता हूं। गौरव वल्लभ बहुत जल्दी से जवाब दे दें, मैं ब्रेक पे जाना चाहता हूं। गौरव वल्लभ, सबको निंदा करनी चाहिए। जी प्रतीक जी, मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा
कि जो तबलीगी जमात ने जो बीमारी की बात को छुपाया प्रशासन से, वो उनका गैर जिम्मेदाराना रवैया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर इस समय ये धर्म की राजनीति ना करके अगर हम सब लोग मिलके इस कोविड-19 को देश से भगाने की बात सोचे, और मुझे पूरा विश्वास है प्रतीक जी कि अगर हम सब मिल जाएंगे तो इस बीमारी को हम मूलतः हमारे देश से तो नष्ट कर देंगे। और आज के समय ये तालिबानी और ये जिहाद और इन शब्दों से मैं हाथ जोड़ के लोगों से बोलता हूँ, मेरे भाइयों से भी बोलता हूँ, ऐसे शब्दों का उपयोग ना करें। मिलके कोविड-19 को इस देश से हराना हम सबका एकमात्र ध्येय है। और जिन लोगों ने भी, मरकज ने जो ये तबलीगी जमात ने ये जो आयोजन किया, इसको प्रशासन से छुपाया, ये इनका गैर जिम्मेदाराना रवैया था। पर मुझे एक सवाल का अगर जीवीएल साहब जवाब दे दे तो मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। जनवरी महीने से प्रधानमंत्री ने कहा कि हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग की जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जनवरी माह से स्क्रीनिंग हो रही है, तो ये 300 विदेश से लोग इस तबलीगी जमात में कैसे आगे बीमारी लेके, कनिका कपूर भारत में बीमारी लेके कैसे घुस गई, इस बात का अगर वो जवाब दे दे तो बिल्कुल जवाब लेंगे, बिल्कुल जवाब लेंगे। और जवाब के साथ साथ जहां से हमने आज प्रोग्राम शुरू किया था, मैंने ये कहा था सुप्रीम कोर्ट का ये बात कि जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग होनी चाहिए, मैं उसको भी कोट करता रहूंगा और ये बात मीडिया के लिए लागू होती है। वक्त छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं, फिर बातचीत का शुरू करूंगा। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करेंगे। हमारे जो मेहमान मौजूद हैं उनसे मैं एक बार फिर से आपका तारुफ करा दें। जेवीएल नरसिंह राव हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। प्रोफेसर गौरव वल्लभ प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तस्लीम अहमद रहमानी साहब सचिव एसडीपीआई हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सैयद यासिर जिलानी साहब प्रवक्ता मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गौरव वल्लभ आप कुछ कहना चाह रहे थे जब मैं ब्रेक पे चला गया था, सॉरी, अब आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। प्रतीक जी, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जो व्यवहार, जो तबलीगी जमात ने जो चीजें छुपाई और जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा, वो एक गैर जिम्मेदाराना रवैया है, इसमें कोई दो राय नहीं। और कार्रवाई जो भी न्यायोचित है होनी चाहिए। पर नरसिम्हा जी से मेरा जीवीएल साहब से 2-3 प्रश्न है, अगर वो चाहे तो जवाब दें, और नहीं देंगे तो भी हम नरसिम्हा जी आपके साथ हैं। ये कठिन घड़ी है, हम सबको मिलकर कोविड को भगाना है। प्रश्न ये है कि जनवरी 15 से प्रधानमंत्री जी ने सार्क के सम्मेलन में बोला, सार्क के जो राष्ट्राध्यक्षों को संबोधित करते हुए बोला कि 15 जनवरी से स्क्रीनिंग की जा रही है। अगर स्क्रीनिंग की जा रही थी तो ये 300-400 लोग 7 देशों से जो आए मरकज में भाग लेने, वो कैसे देश में बीमारी को लेकर घुस गए, मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल कि ये सब लोग टूरिस्ट वीजा से आए थे और ये धार्मिक आयोजन में टूरिस्ट वीजा में आके धार्मिक आयोजन का हिस्सा कैसे बन गए, हमारी इंटेलिजेंसी ने इनपुट क्यों नहीं दिया। तीसरा सवाल ये है 13 मार्च को, क्योंकि 13 से 15 इनका आयोजन था, और 13 मार्च को ही हेल्थ मिनिस्ट्री का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि कोविड कोई हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो बयान भी हेल्थ मिनिस्ट्री का आप चाहे तो देख सकते हैं। चौथी बात और अंतिम बात यह है कि मार्च 20 को तेलंगाना में इस मरकज में जो भाग लेने के लिए विदेशों से आए थे, उसके 10 पॉजिटिव मरीज 20 मार्च को मिले। 20 मार्च से लेके 30 मार्च तक हम क्यों नहीं कहते कि ये कहां से आए, वहां कौन कौन थे, तो हम ये जो हम इवैक्यूएट करा रहे हैं वो पहले करा लेते। और अंतिम बात, ये जहाँ पे ये निजामुद्दीन के जो कार्यक्रम हो रहा था उससे 300 मीटर दूर, मात्र 300 मीटर दूर निजामुद्दीन पुलिस थाना है। इनको क्या पता नहीं था कि 2500 लोग 7 देशों से आए हुए लोग एक जगह सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स की धज्जियां उड़ा के रह रहे हैं? क्या वो उनके पास ये आइडिया नहीं था? कौन जिम्मेवार है इसके? नसीर राव साहब तो दीजिएगा, अन्यथा हम तो आपके साथ हैं। राव साहब नहीं, प्रतीक जी, लंबा सवाल है इसलिए मुझे लंबा जवाब भी देना पड़ेगा, थोड़ा समय दीजिए। ये जानकारी दर्शकों को मिलना भी आवश्यक है।
मैं आखिरी प्रश्न से पहले प्रश्न से शुरुआत करता हूं। यह स्क्रीनिंग जो है ये सभी देशों के सारे पैसेंजर्स के लिए जनवरी में शुरू नहीं किया गया। एक प्रोटोकॉल के तहत सबसे पहले जनवरी मंथ में जो चाइना से आ रहे थे पैसेंजर्स, उनके लिए, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा ये फैला हुआ था केवल चाइना में, वुहान में, तो इसलिए चाइना से जो पैसेंजर आ रहे थे उनकी टेस्टिंग, मैं आपको पूरी एक शेड्यूल देता हूं ताकि ये प्रश्न एक साथ में सबको ये जवाब मिल जाए। हमने जिस प्रकार ये कौन सी कार्रवाई हमने कब किया है, और इसके बाद जो कंट्रीज जहां जहां ये स्प्रेड होती रही उन कंट्रीज को ये टेस्टिंग के लिए ऐड करते रहे, और केवल मार्च 4 तारीख को सारे इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए ये लागू किया गया। और ये जो लोग हैं, ये जमात के जो लोग हैं जो आए हैं, वो ज्यादातर लोग मार्च 1 के पहले ही देश में आ गए थे। उन्होंने वीजा का उल्लंघन किया है, बिल्कुल उस पर कार्रवाई होगी। आज ही केंद्र सरकार के द्वारा इन सभी लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको भारत से फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पर उनको वापस भेजने की एक सारे राज्य सरकारों को एक आदेश दिया गया। और दूसरी बात, वहां जमात से लोगों को खाली कराने के लिए कई दिन से पुलिस ने उनको कुछ दिन, आज वीडियो भी सामने आया है, जिस प्रकार उनके ऑर्गेनाइजर्स को पुलिस ने जिस प्रकार उनको नोटिस दिया है खाली कराने के लिए। बट लेकिन देखिए, इस देश में कुछ लोग, ये मुझे कहना पड़ेगा, कुछ लोग समझते हैं अपना अधिकार है, और बाकी राजनीतिक दल कांग्रेस भी जाकर के वहां उनकी समर्थन करती है। सड़कों पर हम जान करें, ये हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। और जमात में 2000 लोग एट ए टाइम, लाखों लोग 1 से 15 तारीख तक, 1 से 20 तारीख तक लगातार जाते रहे, और ट्रेन बंद होने के बाद 1500 वहां रह गए। तो ये मानता हूं ये बिल्कुल एक गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। और तमिलनाडु में मैं आपको कहना चाहूंगा, एक ऑर्गेनाइजेशन ने मार्च 19 तारीख को इस प्रकार के एंटी सीएए प्रोटेस्ट को, जब पूरे देश में एक टेंशन की वातावरण थी, उन्होंने मार्च 19 तारीख को भी 10 हजारों लोगों, लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा करके इस प्रकार का काम किया था। तो जनता जब गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करेगी, एक कोई भी हो, किसी भी धर्म के हो, ये हम केवल पुलिस से पूरी हमारी सुरक्षा का हम ख्याल रखने का हम विचार करें, हम पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल होकर के सड़कों पर घूमेंगे, हम सड़क को जाम करेंगे, हम हजारों लोगों के भीड़ इकट्ठा करेंगे, ये मैं समझता हूं ये लोग, हमें भी नागरिक की तरह अपनी कर्तव्य को निभाना चाहिए। और ऐसे समय जब गौरव वल्लभ साहब बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा, तस्लीम साहब के पास जाना है। गौरव वल्लभ साहब जीवीएल साहब, आज मैं कुछ भी तू मैं नहीं करना चाहता, हम आपके साथ खड़े हैं। पर जस्ट आपको शायद पता नहीं होगा, 15 मार्च को शाम को 5:06 पे, समय भी बता रहा हूँ, 15 मार्च को शाम को 5:06 पे माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल के ट्वीट देख लीजिए, वहां लिखा हुआ, और मैं आप सबके दर्शकों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। वी स्टार्टेड स्क्रीनिंग एंट्री इनटू इंडिया फ्रॉम मिड जनवरी इटसेल्फ, while also gradually increasing restrictions on travel. The step by step approach helps the जनवरी 17 में केवल चाइना था, उसके बाद हम देश को ऐड करते रहे। ऐसे मार्च 4 तारीख को सारे इंटरनेशनल पैसेंजर्स का टेस्टिंग होने लगा। जीवीएल साहब, ऐसे ना करिए, मैंने आपकी बात सुनी है, मैं तो आपके साथ हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि मरकज में तबलीगी जमात ने जिन चीजों को छुपाया है, ये इनके लिए गैर जिम्मेदाराना रवैया है, हमारी जो सेहत के साथ खिलवाड़ किया। मैं तो कह ही रहा हूँ, पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब आप दे नहीं रहे। जब प्रधानमंत्री जी 15 मार्च को 5:06 पे कहते हैं कि जनवरी से सारी स्क्रीनिंग चल रही है, तो कनिका कपूर भी कैसे बच जाती है, ये 4 से लोग कैसे बच जाते हैं? अब आपको आज भी कहता हूँ, बीच में ऐसे बोलेंगे तो दर्शक कुछ नहीं सुन पाएंगे। नरसिम्हा राव साहब प्लीज क्लैरिफाई। नरसिम्हा राव साहब प्लीज क्लैरिफाई। नहीं, मैं तो क्लैरिफाई करूंगा आपको, क्योंकि यदि
मैं एक एक डेट बता रहा हूं। 17 जनवरी को शुरू किया गया चाइना हांगकांग का। जो भी चाइना हांगकांग से आए थे उनका टेस्टिंग, वो आपको समय देना पड़ेगा, आपने सवाल पूछा इसलिए आपको सुनना पड़ेगा। 21 जनवरी को चाइना हांगकांग से फिर जो भी आ रहे वया बाकी सारे एयरपोर्ट में हुआ। पहले केवल कुछ एयरपोर्ट में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता था। 21 जनवरी में सारे एयरपोर्ट को ऐड किया गया। फिर 2 फरवरी को चाइना, हांगकांग, थाईलैंड, सिंगापुर उसमें ऐड हुआ। उसके बाद 12 फरवरी को इसमें जापान, साउथ कोरिया ऐड किया गया। उसके बाद 28 फरवरी को चाइना, हांगकांग, थाईलैंड, सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया, ईरान, इटली, इन सारे देशों से आने वालों का टेस्टिंग 26 फरवरी को शुरू हुआ। और 4 मार्च को ऑल इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो आ रहे थे उनके कोविड टेस्टिंग हो रहा था। ये जानकारी पब्लिक डोमेन में है, तो इसी किसी को ये जानकारी नहीं है तो मैं दे सकता हूं। तस्लीम साहब, मैं आ रहा हूं, गौरव वल्लभ आ रहा हूं। तस्लीम साहब कुछ कहना चाहते हैं। तस्लीम साहब आप कुछ कहें, मैं उससे पहले एक चीज कहना चाहता हूं। मैं प्रतीक जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि तबलीगी जमात के बारे में मैं कल MRM के ही प्रवक्ता का एक ट्वीट देख रहा था और उन्होंने लिखा कि 100 साल के इतिहास में उनका कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जो गैर जिम्मेदाराना हो। मैं इन्हीं का देख रहा था, सैयद यासिर जिलानी साहब का ही देख रहा था। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस वक्त जो उसके साथ साहब जो हेड हैं वो कहाँ हैं, उन्हें आगे आना चाहिए। और उनका जो एक ऑडियो वायरल हो रहा है वो बड़ा गैर जिम्मेदाराना है। और उसमें ये कहना कि सोशल डिस्टेंसिंग इसलिए कि मुसलमान को मुसलमान से अलग करें, प्लीज। मैं तो बराबर ही कह रहा हूं कि अगर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो हमको ये जिम्मेदारी रखना चाहिए कि कौन कैसे कर रहा है उसके एक्ट को। जब तक आपके पास साक्ष्य ना हो, उदाहरण ना हो, प्लीज कोर्ट मत करिए। और मैं इस बात को अपनी बिरादरी में कह रहा हूं। तो साहब को इस समय आना चाहिए और इसको कोर्ट करने। सैयद यासिर जिलानी साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद में तस्लीम साहब कह रहे हैं। वेरी शॉर्ट, MRM के प्रवक्ता सैयद यासिर जिलानी साहब। देखिए, मैं आपको तबलीगी जमात के बारे में बता दूं। तबलीगी जमात ने बड़े रिफॉर्म्स के काम किए हैं, एजुकेशन पे काम किया है, लेकिन अगर साहब सामने नहीं आएंगे तो ये कलंकित करने वाला क्षण है मरकज को। और आपको आके सामने ये बताना होगा कि जब सारी जगहों पे पूरे दुनिया में, मक्का मुअज़्ज़मा में, मदीना शरीफ के अंदर, हरमैन शरीफ, तमाम जगहों पे जो रिलीजियस सबसे बड़ी जगह है इस्लाम के लोगों के लिए, वो बंद पड़ी है, तो आपका ऑडियो आता है और आप कहते हैं कि मौत अगर मस्जिद में आती है तो इससे बेहतर क्या होगा। ये क्या है? ये गुनाह है। ये तस्लीम रहमानी साहब अगर इस बात को नहीं मानेंगे तो मुझे हैरानी होगी तस्लीम रहमानी साहब पे भी कि ये ऑडियो जो आया है, रहमानी साहब को मानने ना मानने की बात नहीं है। कैसे इंसाफ करेंगे? मानने ना मानने की बात नहीं है। इस समय तमाम कांग्रेस के प्रवक्ता जिलानी साहब इस समय सोशल रिस्पांसिबिलिटी की बात है। कांग्रेस प्रवक्ता आते हैं। ये नहीं, एक चीज आप बताइए कि कांग्रेस प्रवक्ता भी बहुत फैक्ट्स के साथ, डाटा के साथ आते हैं क्या? इनसे पूछिए कि यही के एक नेता जो इंटरनेशनल ट्रैवल जिन्होंने किया है इस ड्यूरिंग, जो इनके सबसे बड़े नेता है, उन्होंने अपने बारे में बताया या अपने आप को सामने लाके रखा कि उनका भी टेस्ट होना चाहिए। मैं नाम लेना चाहूंगा राहुल गांधी साहब का। बड़ी बड़ी बातें मत करिए। राहुल गांधी साहब भी मौलाना साद से बहुत बड़े, उनके आपस में कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से अच्छे रिलेशन है, ये पूरा भारत जानता है। क्यों नहीं एक अपील जारी करते हैं कि मौलाना साद आए, सामने आए और देश से इस वक्त देश को बताएं कि जो लोग आपने कही ना, मैंने सुना बात, मैं क्योंकि देखिए ये बेहद अजीब सा क्षण है। मैं माफी मांगना चाहूंगा अपने कौम के लोगों से जो गलती हमसे हुई है, जो गलती हमने करी है, जो सरकार के सारे काम को हमने तहस-नहस कर दिया। यासिर अगर गलती नहीं मानी ना, ये जो यासिर मेरी बात सुनिए, जो तालिबानी कहा गया है, बिल्कुल सही कहा गया है। यासिर मेरी बात सुनिए, गलती आपके मांगने की, मेरे मांगने की नहीं। वक्त ऐसा है जो सबको सिखा देगा कि कौन कहां पे खड़ा है। ये वक्त ही सिखा देगा सबको। तस्लीम रहमानी साहब कहिए, फिर गौरव वल्लभ को जवाब देना चाहेंगे। जी तस्लीम अहमद रहमानी साहब। देखिए मुझे एक थोड़ा सा समय दे दीजिएगा अनइंटरप्टेड। पहली बात तो ये कि जो तबलीगी जमात का मरकज़ है ये खाली नहीं रहता कभी भी। 2,500-3,000 आदमी हर वक्त रहते हैं।
और जहाँ 2,500-3,000 आदमी रहते हैं वहाँ पर आईबी और स्पेशल सेल के लोग भी 24 घंटे शिफ्ट वाइज वहाँ मौजूद रहते हैं। ये एक ओपन फैक्ट है जिसे हर आदमी जानता है। तो तमाम लॉकडाउन के बावजूद वहाँ से स्पेशल सेल की रिपोर्ट जा रही थी। सवाल ये है वो तो गलती कर रहे थे। जो आपने अभी जो जिस ऑडियो क्लिप की बात की है मैं उसे गलत समझता हूँ, मैं भी कहता हूँ बिल्कुल गलत है। ऐसा बोलने का हक किसी को भी नहीं है और उसके लिए उनको सामने आना चाहिए और उसका रिप्रीमेंट होना चाहिए। लेकिन जो ये स्पेशल सेल वहाँ बैठा रिपोर्ट कर रहा था, जो आईबी रिपोर्ट कर रही थी, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम था क्या है उस वक्त। क्या हम इजाज़त देंगे कि इस हेल्थ इमरजेंसी कंडीशन में क्या आप गलती करते रहिए, अब आँख बंद कर लेंगे? क्वारंटीन के लिए क्यों नहीं पहुंची टीमें, क्यों सैनिटाइजेशन वहां पर उसका पूरा नहीं हुआ? और इसके अलावा फिर मैं कहता हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपने शुरू में कोर्ट किया, हम सेलेक्टिव होने को अफोर्ड नहीं कर सकते इस वक्त, ना कम्युनल हो सकते हैं ना पॉलिटिकल हो सकते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं 24 की रात को हमारे प्रधानमंत्री जी टोटल लॉकडाउन की बात करते हैं, सुबह को अयोध्या में योगी जी ने जो कुछ किया क्या वो नहीं देखा? और उसको छोड़ दीजिए, आज सुबह आपको मैं फरीदाबाद की मंडी का आलम दिखा देता हूं अपने फोन पे। 5,000 लोग मौजूद है। ये किसकी गलतियां है? क्या ये हम खुदकशी की तरफ नहीं बढ़ रहे? आप सिलेक्टिव हो गए। हम 2 दिन से आज बहस कर रहे हैं तबलीगी जमात के कम इस बात को मत जोड़िए तस्लीम रहमानी साहब। यहाँ विदेशी नागरिक 300 से ज्यादा मौजूद थे। ऐसे बहुत सारे जिलानी साहब लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन होता है। जिलानी साहब सरकार को, जिलानी साहब लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन होता है। पहले दिन कहा लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन होता है। मतलब लॉकडाउन होता है, लेकिन वहाँ पे विदेशी नागरिक उस मंडी में मौजूद नहीं है। जो और कौन से विदेश के लोग? हमने ये कहा मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, विदेशी नागरिकों की भी जहां सबसे ज्यादा हमने पहले दिन कहा, इस कोरोना वायरस का हम सरकार के साथ है, हम प्रधानमंत्री जी के साथ है। अगर आप सरकार के साथ हैं नहीं करेंगे, तस्लीम साहब सरकार के साथ हैं तो अपील करिए उन लोगों से कि वो स्वयं सामने आए। साथ साहब से कहिए मदद करें सरकार की, साथ साहब से कहिए सरकार की मदद करें, आगे आए, सामने आए। मैं अपील कर रहा हूं कि वो तमाम लोग जो मरकज में इन दिनों आए हैं, कोई बहस नहीं है, जितने लोग आए हैं मरकज में और गए हैं वो सामने आए अपने आप से। सरकार बिल्कुल आना चाहिए। सरकार से जब ये कह रहे थे कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बंद कीजिए तो सरकार ने नहीं सुना। ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है, कोई भी राष्ट्र कोई भी देश अफोर्ड नहीं करेगा इसको। जी गौरव वल्लभ नहीं सुना। मैं आपकी बात को लिया, मैं आ रहा हूं तस्लीम साहब, मैं आ रहा हूं मंडी वाली बात पर आ रहा हूं, मैं मंडी वाली बात पर आऊंगा। मैंने पहले भी कहा भीड़ कहीं भी हो, भीड़ है, डॉक्टर्स के टर्म में, प्रोफेशनल टर्म्स में। मैं आ रहा हूं वहां पे। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी, मैंने 4 सवाल पूछे थे जीवीएल साहब से, उन्होंने एक सवाल का भी नाकामयाबी से उत्तर देने का प्रयास किया। कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। मेरे 3 सवालों का वो बच के निकल गए कि भाई हजरत निजामुद्दीन, जो निजामुद्दीन पुलिस थाना है वो 300 मीटर दूर है, क्या उनको पता नहीं था? मार्च 13 की हेल्थ मिनिस्ट्री का जो एडवाइजरी है कि ये कोरोना नाम की कोई आपदा नहीं, आप चिंता मत करो, इससे कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। क्या आप इस बात को गलत ठहराते हो जीवीएल साहब? फिर मैंने आपसे पूछा कि जो टूरिस्ट वीजा पे आया वो धार्मिक आयोजन में कैसे हिस्सा ले लेता है, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? आपने उसका भी आपने जवाब नहीं दिया। कोई बात। फिर मेरे से पूछा हमारे एक मिनट राजनीति ही करना है और कुछ नहीं करनी है ना, मैं सबकी बात पूरी शिद्दत से सुन रहा हूँ। फिर बोलता हूँ आपको कि जो हरकत जो तबलीगी जमात ने जो वहाँ पे 2000 से ज्यादा लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स की अनदेखी करी, वो एक तरह से बहुत ही, मैं इसको संजीदा शब्दों में कहूंगा, गैर जिम्मेवाराना है। कानूनी कार्रवाई क्रिमिनल एक्ट है सर, दिस इज क्रिमिनल एक्ट, क्रिमिनल एक्ट है। मुझे ये गौरव वल्लभ, आप पढ़े लिखे आदमी हैं और बहुत आपकी इज्जत है। ये क्रिमिनल एक्ट है, ये क्रिमिनल एक्ट है, दिस इज क्रिमिनल एक्ट। प्रतीक जी, मैं कह रहा हूँ जो भी न्याय में क्रिमिनल क्या उससे भी ऊपर हो तो वो होना चाहिए जो न्याय, और ये गलत है, बिल्कुल गैर जिम्मेवाराना। इसकी न्यायिक तरीके से इनके ऊपर जिम्मेवारी होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ सीधी बात, इससे ज्यादा डायरेक्ट क्या बोलूं? दूसरी बात जो हमारे दोस्त ने बोला कि साहब आपके नेता अपील कर रहा है मौलाना साहब को सामने आने के लिए, प्लीज सुनिए शांति से सुनिए, इतना उत्तेजित मत होइए।
आराम से सुनिए, हम सब देश सब नहीं साथ में उत्तेजित खड़े नहीं हो हैं रहे हैं इस श्रीमान बीमारी जी, को उत्तेजित भगाने बिल्कुल के। नहीं है, सुन ये लीजिए बड़ा भाई, संजीदा वक्त है, संजीदगी से आपसे पूछ रहे हैं। सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, मैं संजीदगी से जवाब दे रहा हूं। आपने कहा कोई हमारे नेता है, उन्होंने क्या किया, मैं आपको ये पूर्णतः आपको अवगत करा दूं। शायद जिलानी साहब ने ये सवाल मुझसे पूछा। जिलानी साहब, आप निश्चिंत रहिए, हमारे जो भी नेता हैं उन्होंने पूरा टेस्ट कराया है और उनकी सारी टेस्ट की रिपोर्ट कोई भी पॉजिटिव नहीं है, सारी नेगेटिव है। आप इसके बारे में निश्चिंत रहिए। जिनका भी आपके दिमाग में, जिन नेताओं का भी नाम, मुझे तो पता नहीं आप कहां अरे से मान्यवर, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि मौलाना साहब के लिए क्यों नहीं अपील करने आ रहे हैं आपके नेता कि वो सामने आए। मेरा सवाल ये है श्रीमान जी, इस तरह की जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की नरसिम्हा राव साहब आ रहा हूं मैं, नरसिम्हा राव आ रहा हूं मैं आ रहा हूं, कमिंग। अरे आप ही सबसे बड़े अथॉरिटी हैं, आप ही सबसे नरसिम्हा राव आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं। ये आपको जो एक आपके अंदर ये जो एक सर ये सर समय नहीं है। जिलानी बड़े विश्वविद्यालय यासिर भाई, सैयद यासिर ये वक्त नहीं है। सैयद यासिर ये वक्त बिल्कुल नहीं है। कोई भी टेलीविजन पे बैठा हुआ शख्स ये देखना ही नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि लड़ाई झगड़ा हो, कोई नहीं चाहता। बिल्कुल मैं आ रहा हूं आपको साम कमिंग वक्त, मैं आपको सर राव साहब, आपको इस तरह की मिस्टर राव मैं आ रहा हूं, मिस्टर राव मैं। भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। हम एक बार फिर जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं उसको चेक करके, क्रॉस चेक करके, तमाम सारे फैक्ट्स और फिगर के साथ कह रहे हैं। हम कोई ऐसी बात नहीं कह रहे हैं जिससे कि कहीं ना कहीं कोई ना ताना बाना टूटे। ताना बाना से मतलब आप बहुत बेहतर जानते हैं डिबेट्स कैसे हो रही हैं, कहाँ होती हैं, कैसे ताने बाने निकलते हैं, आप सारे लोग बहुत बेहतर तरह से जानते हैं। मेरा सिर्फ एक मकसद है, ये लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब हम सारे लोग एक तरह से खड़े होकर नजर आएंगे। ये बात चिंताजनक है कि 240 मामले आज एक 24 घंटे के अंदर आए और उसके लिए गैर जिम्मेदाराना हरकत थी, उसके लिए कहा जाना चाहिए। लेकिन लॉकडाउन का मतलब पूरी तरह कंप्लीट लॉकडाउन होता है और सबको घर बैठना चाहिए। इसका मतलब ये होता है जो तस्लीम साहब कह रहे थे, उसका मतलब वही होता है। स्वामी ओमाक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सीधे जेवीएल नरसिम्हा राव बीजेपी के प्रवक्ता, हम वहीं जाना चाहेंगे। जी साहब, राव साहब। जी देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता, मुझे आदर से ये बात कहना पड़ रहा है, वो झूठ फेक न्यूज इस प्रोग्राम में भी फेक न्यूज देने की काम कर रहे हैं। कृपया ऐसा ना करें। हम राजनीति बाकी समय करते रहते हैं, आप कह रहे हैं हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन केवल आप फेक न्यूज इस प्रोग्राम के जरिए भी दे रहे हैं। बार बार उन्होंने कहा कि मार्च 13 तारीख को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स ने कहा कि इसमें कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल सब कुछ शांत है। ये कहां दिखाइए, मेरे पास है मार्च, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का अपडेट ऑन 13 मार्च 2020। ये अवेलेबल है, सीएबी के वेबसाइट पर जाकर तुरंत आप देख सकते हैं। इस पे स्पष्ट रूप से ये कहा गया कि इसमें कोई भी एसेंशियल ट्रैवल नहीं करना चाहिए। मार्च तारीख को देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हम होली सेलिब्रेट नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि कोरोना के खतरा है। मार्च 4 तारीख से सारे इंटरनेशनल पैसेंजर्स को हम उनको टेस्ट करते हैं। मार्च 13 को हेल्थ मिनिस्ट्री कहती है, मैं एक 2 लाइन पढ़कर सुनाऊंगा। इट इज reiterated that Indian nationals are strongly advised to avoid all non-essential travel abroad and to refrain from traveling to countries reporting high cases and deaths as mentioned in the travel advisory issued by the government. All incoming international passengers returning to India should self-monitor their health and follow the required do's and don'ts as detailed by the government. In case of any signs and symptoms like fever, cough, etc., immediately report to the health line. 4 तारीख को प्रधानमंत्री कहते हैं हम होली सेलिब्रेट नहीं करेंगे। ये कह रहे हैं 14 तारीख को हमने कहा देश को कोरोना का कोई थ्रेट नहीं है। आप कम से कम कांग्रेस प्रवक्ता इस समय झूठ का प्रचार करने का काम ना करें। और जहां तक निजामुद्दीन का जो मस्जिद का जो सेंटर, इस्लामिक सेंटर का दूर है, पास में है, दिल्ली पुलिस ने उनको बार बार कहा भी है, आज वीडियो भी सामने आया है, उनको भगाया नहीं है, ये मैं मानता हूं। उन पर कार्रवाई नहीं करके उनको वहां से भगाना चाहिए था है, पर लेकिन कांग्रेस क्यों एक शब्द नहीं कहती है? क्यों राहुल गांधी इस पर चुप है? रोज सरकार पर कुछ न कुछ कहने के लिए तैयार रहते हैं। जो जमात ने किया है, जो बड़ा
अपराध किया है, इस पर राहुल गांधी क्यों चुप है, सोनिया गांधी क्यों चुप है, कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली क्यों स्टेटमेंट में जारी नहीं किया? आप राजनीति कर रहे हैं और कह रहे हैं हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। गौरव, आपके सारे प्रश्नों का मैं जवाब दिया हूं और 200 सवाल होगा तब भी जवाब दूंगा। गौरव, लेकिन वल्लभ, मेरा आपसे आग्रह है, जी अब ये चुप हो जाए। जीवीएल साहब आप विश्वास मानिए, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। आपके सारे दर्शक गूगल करके देख ले, मार्च 13 फिर बोलता हूँ, हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला कि कोरोना कोई बहुत बड़ी आपदा नहीं है। वो तो कोट कर रहे हैं गौरव, वो तो कोट करके बता रहे हैं। जेवीएल नरसिम्हा राव कोट करके दिखा रहे हैं। मैं भी निकाल देता हूँ। अब जो कह रहे हैं कहाँ लिखा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ पीएपी की वेबसाइट पर। मुझे बोलने दीजिए, आप आपके रिसर्चर 1 मिनट में उस वेबसाइट पे जाकर के निकाल सकते हैं। प्लीज मेरे को बोलने दीजिए, फिर आप दिखा दीजिएगा। 13 तारीख जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप सुनते ही नहीं है। इस समय दूसरों की बात सुनते ही नहीं है सर। सिलसिला मैं नहीं चुप हो है। जाऊँ क्या? मैं कुछ चुप हो कमियां जाता हूँ अगर होगी, आपको ऐसा ही है। हम बहुत आप अच्छे काम दूसरों कर की रहे बात हैं, बट सुनी फिर भी नहीं है। कुछ कमियां हैं तो बाद में चर्चा करिए। प्लीज सुनिए, ये मत कहिए कि हमें इस सीरियस गंभीरता की हमें पता नहीं मेरी है। बात पूरी करने गंभीर नहीं होता कि देश के प्रधानमंत्री डिबेट नहीं कर पाएंगे अगर ये नहीं, गौरव साहब, देश के प्रधानमंत्री 4 तारीख को पूरे देश को होली न मनाने के सुझाव देते ना तो आप दूसरों की क्या बात ये सुनते गंभीर हैं ना नहीं होता? उनको बोलने देते क्या हैं। इस पूरे देश में ट्रेन 22 तारीख से पूरे ट्रेन और उसके बाद अब फ्लाइट मैं बोलूं, बिल्कुल बोलिए। गौरव वल्लभ, जीवीएल साहब को मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ, मैं हाथ जोड़ के जीवीएल साहब को बोलता हूँ, मार्च 13 को हेल्थ मिनिस्ट्री का ये न्यूज है, कोविड-19 इज नॉट ए हेल्थ इमरजेंसी, ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने बोला। प्लीज सुनिए, दूसरी बात को मैं जरूरत झूठ है, नहीं बोलूंगा साहब। उन्हें दूसरी संजीदगी बात से इस मैं बात कहिए, कांग्रेस राजनीति मत करिए। यासिर जलानी चुप रहेंगे। यासिर जलानी चुप रहेंगे। रिपीट कर रहा हूँ, 5वीं बार प्रतीक जी रिपीट कर रहा हूँ कि तबलीगी जमात ने जो भी काम किया है वो गैर जिम्मेवाराना है, गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए। और क्या बोलूं? ये बोल रहे कांग्रेस नहीं बोल रही। अरे जीवीएल साहब, आपको जो नोटबंदी भवन से राहुल गांधी ने उन्होंने कहा राहुल गांधी सोनिया गांधी का बयान आना चाहिए था। आदित्यनाथ पे FIR होनी चाहिए, बोलिए। ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ ना, मैं ऑफिशियल योगी आदित्यनाथ पर भी FIR होनी चाहिए। 25 तारीख को पब्लिक प्रोग्राम में जाने के लिए लॉकडाउन के बावजूद गए, उन पर ट्विटर पे FIR क्यों नहीं हो रही? इट इज इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर। हिंदी में बोल दिया, इंग्लिश में बोल दिया। अब तो आपने सुन लिया जीवीएल साहब, और फिर बोलता हूँ, मार्च 13 को हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला कि कोविड-19 इज नॉट ए हेल्थ इमरजेंसी। आपने मेरा जवाब नहीं दिया, आपने मेरा ये जवाब नहीं दिया कि निजामुद्दीन जहाँ पे यहाँ पे ये लोग ठहरे हुए थे तबलीगी जमात के, उनसे 400 मीटर दूर निजामुद्दीन पुलिस थाना था। ये जवाब दिया उन्होंने, पुलिस वाला जवाब दिया। आपने मुझे ये जवाब, पुलिस वाला जवाब दिया राव साहब ने, नरसिम्हा राव ने वो जवाब दिया। भार्गव साहब पर आने के बावजूद क्यों धार्मिक आयोजन में चले गए? आपने जवाब नहीं दिया। मेरा चौथा सवाल था कि मार्च 20 गौरव जवाब दिया। गौरव नरसिम्हा राव ने जवाब दिया। गौरव नरसिम्हा राव ने जवाब दिया, वो वाला जवाब दिया, पुलिस वाला जवाब दिया। आप मुझे समय दीजिए, 200 सवाल दो जवाब दिया, आपने जवाब दिया। तस्लीम साहब, फरवरी में तस्लीम साहब कुछ कह रहे थे। बहुत बड़ी हेल्थ इमरजेंसी है। प्रतीक जी 21 तारीख को गौरव एवरीबॉडी इज वाचिंग नाउ, प्लीज गौरव उल्टा नाम नहीं लिया अभी तक। मैं तो बोल रहा हूँ ये गैर जिम्मेवाराना हरकत थी तबलीगी जमात की, और क्या बोलूं? पर आप ये जवाब देश को नहीं देना चाहते। नहीं सर, ठीक है। 21 तारीख को जनता कर्फ्यू का ऐलान हुआ था। 12 फरवरी को 21 तारीख को जनता, ठीक है गौरव आपने इसको जिम्मेवारी से, गौरव मैं बोल रहा हूँ, गौरव साहब जवाब नहीं देना चाहते। गौरव, तस्लीम साहब, प्रतीक में 21 तारीख को जनता कर्फ्यू का ऐलान हुआ था। आज तक मैं अपने घर से नहीं निकला हूं, और उस दिन कहा कि हम प्रधानमंत्री को सपोर्ट करेंगे, सरकार को सपोर्ट करेंगे, और उस दिन कहा कि आप इनबाउंड जितनी इंटरनेशनल फ्लाइट है बंद कर दीजिए।
पार्लियामेंट का सेशन बंद कर दीजिए, असेंबली के सेशन बंद कर दीजिए। 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का ऐलान किया, 25 तारीख को सुबह यूपी के चीफ मिनिस्टर वहां एक पब्लिक फंक्शन में मौजूद थे, उनके खिलाफ एफआईआर क्या होगी? क्यों नहीं हुई उनके खिलाफ एफआईआर आज तक? वो भी होनी चाहिए। जब हम जैसे लोग अपने घरों में बैठे हैं, वो नरसिम्हा राव करके काम कर रहे हैं, जो वो लॉकडाउन का पालन नहीं करते और फिर आप कम्युनलाइज करते हैं, फिर आप तालिबान की और जिहाद की बात करते हैं। आप आज तक नरसिम्हा राव जवाब देंगे, कोई जवाब नहीं देगा। नरसिम्हा राव साहब जवाब देंगे, बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देंगे, बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देंगे। आपका कर्तव्य नहीं बन रहा था कि आप निकल के आके उन लोगों को समझाएं जिस दिन नरसिम्हा राव साहब जवाब दे आप बात कर रहे हो, जहां पे ये रहते हैं जाकिर नगर में। मैं खूब समझा रहा हूं, नगर में आप समझा रहे हैं। 21 तारीख के बाद लगातार 3 10 घंटे की वहां हुड़दंग हुई है, 10 घंटे की एक्टिविटी है, के साथ हुड़दंग 10 आवर्स की स्ट्रीट एक्टिविटी है, रात भर की खाली नहीं बैठे। तो क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता वहां के खाली नहीं बैठे होने के नाते कि आप वहां के लोगों को समझा सकते आप आइए। बिल्कुल, आपने नहीं अभी तो समझाया। भूखों को खाना खिलाने से फुर्सत नहीं मिल रही, भूखों को खाना खिलाने से फुर्सत नहीं मिल रही। 5,000 लोगों तक पहुंचाओ घर में बैठे सब खिला रहे हैं, आप ही नहीं खिला रहे, सब लोग खिला रहे हैं जिनके अंदर इंसानियत है। वो गौरव मजबूर हो गए, सबको खिलाना पड़ेगा, जाना चाहता हूं। सबको खिलाना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। गौरव मजबूर हो गए, सभी को खिलाना पड़ेगा, पूछना चाहता हूँ, आपको भी खिलाना पड़ेगा, गौरव को भी और नरसिम्हा को, मुझे भी, सबको खिलाना पड़ेगा। जीवीएल साहब, छोटी सी एक बात है, प्रतीक अपने कर्तव्य का दायित्व तो निभा रहे हैं। प्लीज प्लीज ये निकले नहीं। आपकी पार्टी का क्या लाइन है इसमें? जीवीएल साहब, मैं तो आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपसे छोटा सा सवाल पूछता हूँ। 23 मार्च जब ये महामारी पीक आ गई थी, उस दिन 200 लोग मध्य प्रदेश में। नरसिम्हा राव ने कोई सवाल गौरव आपसे भी पूछा है, नरसिम्हा राव ने कोई सवाल आपसे भी पूछा है गौरव। सिंह जी जो कनिका कपूर जी की पार्टी में मौजूद थे, उनका क्या हुआ? ये वसुंधरा राजे जी मौजूद थी, उनका क्या होगा? 23 मार्च तक संसद चलती रही। ये सब बातें मत करिए आप ये इस समय जीवीएल साहब तू मैं मत करिए, एक का नेतृत्व करिए और स्वास्थ्य मंत्री को करिए। नहीं, वही हो गया, ये वही चीज हो गई जिससे मैं बचाना चाह रहा था, जिससे मैं बचना चाह रहा था। बड़ा मेहरबानी, सब लोग चुप हो जाइए। मैं जिससे बचना चाह रहा था, मैं जिससे बचना चाह रहा था, मैं जिससे बचना चाह रहा था। नहीं, यासिर कूल डाउन। मैं स्वामी ओम अंका के पास जाना चाहता हूं, वाराणसी से जुड़ रहे हैं जी। देखा तो कितना, तो मैं जिस कटुता से, जिस निगेटिविटी से सवाल पूछा जाए, गौरव वल्लभ सवाल पूछने के लिए पूरे हकदार हैं और नरसिम्हा राव पूरी कैपेसिटी में जवाब देने के लिए यहां पे बैठे हुए हैं। लेकिन तमाम सारे सवाल ऐसे निकल आते हैं जो एक निगेटिविटी जन्म देते हैं और ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये चाहे यहां डिबेट में हो, चाहे बाहर सड़क पर हो, तमाम सारी चीजें हैं निगेटिविटी के साथ जो इस वक्त मौजूद है, घरों में आ रही हैं। जी प्रतीक जी, मुझे एक बात कहनी है कि एक पुराना शेर याद आता है कि खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। इस वक्त हालत बहुत बुरी हो चुकी है। स्थिति ये है कि एक तरफ तो ये देश जो है वो बुरी तरह से एक महामारी से लड़ रहा है और ये बहुत बड़े खतरे से हम गुजर रहे हैं। न केवल भारत बल्कि 200 से ज्यादा देश दुनिया के इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। अगर ऐसे में आंतरिक रूप से अगर हम अपनी वैमनस्यता और कलुषता और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे रहेंगे तो वो मुझे लगता है कि महामारी से ज्यादा बदतर होगा जो दिखाई पड़ रहा है। अभी तबलीगी जमात और उसके जो इस घटना हुई उस पर आपने चर्चा बहुत बड़ी की है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि निसंदेह ये एक समुदाय का या एक संगठन का ये बहुत बड़ा अपराध भी एक तरह का है और एक तरह की बहुत बड़ी त्रुटि भी है। लेकिन एक संगठन के अपराध पर अगर आप पूरे समुदाय या संप्रदाय को अगर आप गाली देंगे या उसको निशाने पर लेकर के आएंगे तो ये बहुत बुरी बात होगी। मैं सुन रहा था कोई थूकने और खकारने के ऊपर भी प्रश्न उठा रहा है, बहुत लोग लिख करके भेज रहे हैं, व्हाट्सएप पे जगह जगह फैला रहे हैं। आप पूरे उत्तर भारत में, पूरे गुजरात में घूम जाइए, आपको गली सड़क मोहल्ले में हर जगह थूक और पीक आपको दिखाई पड़ेगी। ये एक सामान्य हिंदुस्तानी की प्रवृत्ति है। तो इस तरह की जो छोटी मोटी बातें, जैसे खांसी आ रही है, गाड़ी में और मैं गुरुजी मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, जो हम जा रहे हैं रिपोर्ट करने, हमको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या चीज कह रहे हैं।
क्योंकि चेक, क्रॉस चेक, उसके बाद रिपोर्ट की जाती है। आज अभी बस सिर्फ इतना, फिर मिलेंगे आपसे, बात करेंगे। वक्त है आर पार का।